होता है। अब हम बात करते हैं पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक की, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है हमें? पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो जो क्षेत्र 3 में, देखिए, जो क्षेत्र 3 में तरंग जो है वो संचरित हो रही है, वो हमारी पारगमित तरंग हो गई। और इस बाउंड्री के द्वारा जो तरंग परावर्तित हो रही है और एक इस बाउंड्री के द्वारा जो तरंग परावर्तित हो रही है, इन दोनों परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से जो हमें परिणाम मिलता है, जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, वो हमारी कौन सी होगी? वो परावर्तित तरंग होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक। तो हमने कहा पारगमन गुणांक T पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पारगमन गुणांक जो है वो पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो T इक्वल्स टू, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, जो पारगमन गुणांक है उसे हम T से व्यक्त करते हैं। तो T इक्वल्स टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो T इक्वल्स टू 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर। तो हमें सिंपल करना है, इसको हमने लिख लिया C अपॉन ए का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? हमें लेना है C अपॉन ए और साथ में मल्टीप्लाई करना है C अपॉन ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ लिख ली। तो T की वैल्यू आ गई T इक्वल्स टू 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर। अब हमने के स्क्वायर किसके बराबर था? 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यदि के डैश स्क्वायर की बात करें इक्वल्स टू 2me प्लस v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये वैल्यू के स्क्वायर की और के डैश स्क्वायर की रखकर फिर हमने टी के लिए इसे हल कर लिया। तो वैल्यू आ गई हमारी टी इक्वल्स टू 1 प्लस v0 साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4e प्लस v0 का होल इनवर्स। ये समीकरण नंबर 18 हो गई। इसी प्रकार हम परावर्तन गुणांक की बात करें तो परावर्तन गुणांक R परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो सिमिलर R इक्वल्स टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने लिख लिया R इक्वल्स टू बी अपॉन ए और बी अपॉन ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई किया तो R इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए, नीचे हो गया के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर। सिमिलर के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर का मान रखकर R की वैल्यू निकाल ली। R इक्वल्स टू 1 प्लस 4e प्लस v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए। ये समीकरण नंबर 19 हो गई। तो समीकरण 18 और 19 से, समीकरण 18 और 19 से R प्लस टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये T की वैल्यू ये ले ली, R की वैल्यू ये ले ली, दोनों को ऐड कर लिया। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर R प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। तो अतः जब एक विमीय गति कर रहा कण किसी विभव कूप क्षेत्र से गुजरता है तब उसके परावर्तन और पारगमन की परिमित प्रायिकता होती है। सामान्यतः T का मान 1 से कम होता है। सामान्यतः T का मान 1 से कम होता है। अर्थात यद्यपि कण की ऊर्जा E इज ग्रेटर देन 0 है तथा विभव कूप क्षेत्र में V इक्वल्स टू माइनस v0 अर्थात गतिज ऊर्जा E माइनस v0 धनात्मक ही रहती है,
फिर भी सामान्यतः कण के परावर्तन की संभावना होती है और इस कारण पारगमन गुणांक जो है वो टी जो है वो 1 से कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने कहा अगर हम यहाँ से इसको हल करके लाएं तो इस इक्वेशन से, तो यहाँ से परावर्तन की कुछ प्रायिकता बनती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टी का मान जो है वो 1 से कम होता है, तो अतः हमारे पास परावर्तन की कुछ संभावना होती है। अब हम बात करते हैं अनुनादी प्रकीर्णन, रेजोनेंट स्कैटरिंग की। तो उपरोक्त विवेचना के अनुसार जब k डैश a इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होगा, तो k डैश a इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होगा, अर्थात π/2 का विषम गुणज होगा, तो उस स्थिति में साइन k डैश a इक्वल्स टू +-1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो साइन k डैश इक्वल्स टू +-1 होता है। तो यहाँ पर हम देखें परावर्तन गुणांक स्क्वायर है, यहाँ से ये स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर k डैश a का मान सदैव 1 प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में r की वैल्यू जो है वो हमें अधिकतम r मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 + 4e e + v0 अपॉन v0 स्क्वायर -1 तथा t की वैल्यू मिनिमम 1 + v0 स्क्वायर 4e e + v0 -1 प्राप्त होती है। तथा जब k डैश a इक्वल्स टू n पाई है, तो उस स्थिति में साइन k डैश a का मान कितना मिलता है? 0 मिलता है। साइन k डैश a जो है वो हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है। इस स्थिति में परावर्तन गुणांक न्यूनतम तथा पारगमन गुणांक अधिकतम होता है। तो साइन k डैश a हमें 0 करना है, तो यहाँ पर हमने साइन k डैश a 0 किया, तो टर्म हो गई 1 + 0, 1 + 0 इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, तो ये टर्म जो है ये इन्फिनेटिव के बराबर हो गई। तो r इक्वल्स टू मिला इन्फिनेटिव -1 इक्वल्स टू 0। तो r का मान इस स्थिति में हमें कितना मिलता है? न्यूनतम 0 प्राप्त होता है और t जो है ये हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है। एक प्रबल विभव कूप के लिए t तथा e अपॉन v0 में चित्र में दिखाया गया है। t का e अपॉन v0 के साथ वेरिएशन जो परिवर्तन है वो चित्र में दिखाया गया है। t का मान e अपॉन v0 के कुछ विशिष्ट मानों के लिए तीव्र उच्चिष्ट प्रदर्शित करता है, अर्थात t का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, जो कि हमने चित्र में ये पॉइंट्स दिखा रखे। ठीक है, तो e अपॉन v0 के कुछ विशिष्ट मानों के लिए t का मान अधिकतम होता है तथा अन्य मानों के लिए t का मान अत्यल्प रहता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने प्रदर्शित की है। तो t के k डैश a इक्वल्स टू n पाई पर प्राप्त उच्चिष्ट अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 से परावर्तित तरंग x इक्वल्स टू a से बार बार परावर्तित तरंग के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है, तो हमने कहा देखिए x इक्वल्स टू 0 से परावर्तित तरंग, तो ये हमारा रीजन था। तो हमने कहा था यहाँ से कुछ तरंग जो है ये परावर्तित होगी, जो हमारा जो ψ1x था इसका जो दूसरा पद था वो रिप्रेजेंट कर रहा था इसको। ठीक है, क्षेत्र 2 के अंदर भी क्या था? क्षेत्र 2 में भी e⁻⁻i k डैश x था, तो ये भी क्या है? ये भी परावर्तित तरंग को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ से? इस क्षेत्र 2 से, ये जो x इक्वल्स टू a है यहाँ से। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 से परावर्तित तरंग तथा x इक्वल्स टू a से परावर्तित तरंगों के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, अतः कुल परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाएगा और संपूर्ण तरंग का पारगमन हो जाएगा। इस अवस्था में आपतित तरंग पूर्ण रूप से पारगमित हो जाएगी। इस स्थिति में आपतित कणों का अनुनादी पारगमन या प्रकीर्णन होता है। ठीक है, किस स्थिति में? जब हमारे पास k डैश a इक्वल्स टू n पाई है, उस स्थिति के अंदर जो तरंग है वो पूर्णतः क्या होगी? पारगमित होगी तथा परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाएगा। तो
इस स्थिति में जो प्रकीर्णन होता है उसको हमने, या पारगमन होता है उसको हमने नाम दिया अनुनादी पारगमन या अनुनादी प्रकीर्णन। अब हम इससे आगे बात करते हैं रामसोर टाउनसेंड प्रभाव, रामसोर टाउनसेंड इफेक्ट। रामसोर टाउनसेंड ने सर्वप्रथम इस अनुनादी पारगमन को निष्क्रिय गैसों जैसे नियोन व ऑर्गन के परमाणुओं से अल्प ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन में प्रेक्षित किया। इस कारण इस घटना को रामसोर टाउनसेंड प्रभाव भी कहते हैं। इन गैसों के परमाणुओं में स्थितिज ऊर्जा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग चौड़ाई वर्ग विभव कूप के समान होती है। इस विभव कूप की गहराई तथा आपतित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी होती है कि विभव कूप पर आपतित इलेक्ट्रॉनों का अनुनादी प्रकीर्णन हो जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? रामसोर टाउनसेंड प्रभाव। रामसोर टाउनसेंड ने सर्वप्रथम इसे प्रेक्षित किया था, ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे हम नाम देते हैं रामसोर टाउनसेंड प्रभाव।